हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस को, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर 1 या यूनिट 1 पढ़ा है। और पार्ट 1 में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने सजीव और निर्जीवों के बारे में पढ़ा और प्लस हमने ये चीज़ जाना कि सजीव और निर्जीव में क्या चीज़ें होती हैं, उनमें क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में। इसके पहले हमने प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में भी पढ़ लिया है पार्ट 1 में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं वह होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, रेशम, कांच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब हम एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मॉडल या चार्ट वगैरह क्या होते हैं, साबुन कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वह मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल या चार्ट के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षक अथवा छात्र अपने स्तर पर मॉडल या चार्ट वगैरह बनाते हैं। और ऐसी सामग्री के निर्माण हेतु विभिन्न सस्ते पदार्थों को बाजार से खरीदा जाता है। जैसे स्वनिर्मित सामग्री को निर्मित करने से छात्रों में क्या होती है, सृजनशीलता के गुण का विकास होता है और उसमें आत्मविश्वास भी होता है। तो इस निर्मित सामग्री से शिक्षा प्रभावशाली होता है और छात्रों को स्थायी ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो मॉडल या चार्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, जिसे हम ग्राफ पेपर पे या फिर चार्ट पेपर पे बनाते हैं, या फिर इसके अलावा जो होती हैं चीज़ें हम अपने मतलब माइंड से उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। साबुन की बात करते हैं यहाँ पर, ये भी मानव निर्मित वस्तु है। तो साबुन क्या है, इसका उपयोग दैनिक जीवन में नहाने और स्वच्छ वस्त्रों को स्वच्छ रखने में किया जाता है। और कुछ रासायनिक साबुन बीमारियों को ठीक करने में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विशेषतः चर्म रोग के लिए अनेक प्रकार के साबुन बनाए जाते हैं। कुछ साबुनों के यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं। जैसे कठोर साबुन क्या होता है कि कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, और इसमें कास्टिक सोडा का कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा मीन्स NaOH होता है। अब यहाँ पर क्या है, पारदर्शक साबुन क्या होता है। यह साबुन साधारण साबुन को अल्कोहल में घोलकर एवं अल्कोहल को वाष्प द्वारा उड़ाकर बनाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो सर्दियों में नहाने में किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो पियर्स वगैरह जो साबुन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मृदु साबुन वह होते हैं, ये नहाने में प्रयोग किया जाता है और इसमें कास्टिक पोटास यानी KOH का प्रयोग किया जाता है और इसी के उपयोग से बनाया जाता है। और इसमें बहुत सारी इसमें सुगंधित चीज़ें भी मिलाई जाती है, जिससे खुशबू आती है, स्मेल आती है। तो आपने देखा होगा कि नहाने वाले साबुन जो होते हैं वो बहुत अच्छी स्मेल करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बोलिक साबुन क्या होता है कि इस साबुन में थोड़ा बहुत फिनॉल मिला दिया जाता है और ये साबुन बहुत ही नरम होता है। साबुन निर्माण की कुछ विधि है यहाँ पर कि साबुन जो है वो वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है। और कास्टिक सोडा के साथ क्रिया के कारण तेल ग्लिसरीन या अम्ल में बट जाता है। जब यहाँ पर क्या होता है, वनस्पति तेल और कास्टिक सोडा इन दोनों को आपस में मिला करके एक केमिकल मतलब यहाँ पर रिएक्शन किया जाता है। फिर कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके वहाँ पर जो ग्लिसरीन होता है और वो अम्ल होता है, दोनों अलग अलग बढ़ जाता है, क्योंकि तेल ग्लिसरीन और अम्ल ये सभी अलग अलग बढ़ जाते हैं। और इस क्रिया में बहुत कम ही कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। फिर बचा हुआ जो कास्टिक सोडा होता है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी NaOH जो होता है, वो तेल से प्राप्त अम्ल से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है और इसे ही साबुन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ कास्टिक सोडा जो है इसका कठोर साबुन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो साबुन है इन सबको बनाने में मतलब कि लवण का प्रयोग किया जाता है, सॉल्ट वगैरह का प्रयोग किया जाता है, और प्लस यहाँ पर जो क्षार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो होता है, अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि
सोडियम मतलब एसिड और बेस यानी सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि एसिड मतलब अम्ल और क्षार जो होते हैं वो क्रिया करके लवण बनाते हैं और इसे ही हम साबुन कहते हैं, यानी सोडियम लवण जो बनता है इसे ही हम साबुन कहते हैं। और प्रयोगशाला में साबुन कैसे बनता है कि एक कांच के बीकर में लगभग 20 ग्राम कास्टिक सोडा ले लेते हैं और उसमें लगभग 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी ले लेते हैं, मतलब कि मान लीजिए इतना पानी उसमें ले लेते हैं। और अब दूसरे बीकर में तेल ले लेते हैं, फिर उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं, फिर उसके बाद बर्नर से उसको अलग कर लेते हैं और गर्म तेल में घोल को मिलाते जाएंगे और साथ साथ दोनों घोलों को लकड़ी की छड़ से हिलाते जाएंगे। और जब बीकर में क्या होता है, जेली के जैसे ठोस जैसे दिखाई देने वाला इसमें दिखाई देने लगता है, तो इसमें नमक का घोल कुछ डाल दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको हिलाते हैं और अब देखते हैं कि सफ़ेद साबुन उसकी सतह पर दिखाई देने लगता है। फिर इसे अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे सांचों में डाल दिया जाता है या फिर इसमें थोड़ा बहुत कलर मिला दिया जाता है, तो ये और उसमें खुशबू वगैरह भी डाल सकते हैं, तो इस प्रकार से साबुन बन जाता है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, बट आपको जैसे मॉडल पेपर वगैरह बनाना होता है बीटीसी में, तो आप इससे बना सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो यह भी मानव निर्मित वस्तु है। तो मानव ने गणनाओं संबंधी बहुत सारे आंकड़ों के संरक्षण हेतु इस युक्ति का निर्माण किया था। यह एक ऐसी मानव निर्मित वस्तु है जिसका व्यवहारिक जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो कंप्यूटर शब्द को हम कैलकुलेट शब्द का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को एक अत्यधिक तीव्र गति से गणना करने वाला यंत्र भी कहा जाता है और सही अर्थों में कंप्यूटर का जो आविष्कार है एक तीव्र गति से गणना करने वाले यंत्र के रूप में ही किया गया था। लेकिन आज के युग में क्या होता है कि मॉडर्न ज़माने में 80% से ज़्यादा यूज़ जो होता है इसका अंकीय और अंकगणितीय प्रकृति से अलग होता है, यानी कि इसका और भी बहुत सारा यूज़ है आजकल कंप्यूटर का। आपको पता है कि सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग होता है। अतः कंप्यूटर को मात्र अंकगणितीय या गणना करने वाले यंत्र के रूप में नहीं कहा जा सकता। कंप्यूटर में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर जो भी निर्देश होते हैं उसको एक सूचना के रूप में संशोधित होता रहता है, यानी कि जो भी इसमें दिया जाता है आउटपुट निकलता है वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में निकलता है। और कंप्यूटर जो सबसे पहले जो है वो चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पर क्या किया था, बनाया था। तो यहाँ पर जो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। बाकी कंप्यूटर वाले जब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर तो जो है आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं और पौधों में समानता और अंतर के बारे में। तो हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अभी तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पौधों और जंतुओं में कैसे समानता और अंतर होती है, तो यानी इक्वलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान हैं। कहीं छोटे छोटे पौधे तो कहीं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहीं छोटे तथा बड़े जंतु भी पाए जाते हैं। तो जंतु एवं पौधों में समानता और अंतर को हम यहाँ 5 पॉइंट्स में कुछ समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम उनके बारे में पूरा डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जंतु एवं पौधे दोनों में गतिशीलता होती है, दोनों ही बढ़ते हैं। और जंतु और पौधों दोनों को ही भोजन की जरूरत होती है। पौधे और जंतु दोनों में ही वृद्धि का गुण होता है। जंतु एवं पौधे दोनों ही क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। पौधे और जंतु दोनों ही श्वसन की क्रिया करते हैं। ये तो उनमें क्या है, समानता है। लेकिन अभी हम इनमें जो है अंतर और समानता दोनों देखेंगे। तो चलिए हम भी उसके बारे में जान जाते हैं क्या होता है ये। तो अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट्स में, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है कि इससे जंतुओं और पौधों में कुछ समानता है और यहाँ पर कुछ अंतर दिए हैं। और जिनके आधार पर यहाँ पर अंतर और समानता बताना है वो यहाँ पर मतलब अंतर और समानता बताना है वो दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें वृद्धि की, तो जंतुओं और पौधों में समय समय के साथ वृद्धि होती है और वे बड़े होते हैं। लेकिन अंतर की बात करें कि पौधों में वृद्धि विशाल रूप में होती है, लेकिन जीव जंतुओं में वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है, यानी एक आयु तक ही होती है। आपको भी पता है कि हम जो होते हैं वो लगभग 10 से 12 साल तक बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 18 से 20 साल की उम्र में हमारी जो लंबाई होती है वो बढ़ना रुक जाती है। तो इस प्रकार से वृद्धि जो होती है एक निश्चित सीमा तक होती है। आकार की बात करें तो जंतुओं का आकार निश्चित सीमा में और पौधों का आकार विशाल रूप में फैलता रहता है। और संवेदनशीलता में बात करें तो अंतर में यहाँ पर क्या है कि जीवों में जो संवेदना होती है, वो संवेदन शक्ति जो होती है वो पौधों में क्या होती है, कम होती है, जीवों में ज़्यादा होती है। जानवरों में ज़्यादा संवेदन शक्ति होती है और जीव उसे प्रकट भी कर सकते हैं। जैसे किसी को भी अगर आपने पिंच किया तो वो चिल्ला भी सकता है, लेकिन अगर किसी पौधे को अगर आपने कट किया वहाँ से तो वो चिल्ला तो नहीं सकता, लेकिन उसमें संवेदनशीलता होती है पर वो प्रकट नहीं कर सकते हैं। और अगला यहाँ पे समानता जो है
श्वसन क्रिया, तो दोनों ही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु जो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही श्वसन करते हैं, चाहे वो पौधे हो या जंतु, और जो भी जीव श्वसन करेगा, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर छोड़ता है। सिर्फ पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो जिसमें वो ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, जिससे हमें क्या मिल सके, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त हो सके और साथ ही उनका भोजन भी बन जाएगा उसमें। और प्रकाश की आवश्यकता की बात करें तो पौधों को बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि जीव जंतुओं को बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उनको प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पौधों की तरह नहीं, क्योंकि पौधे जो है वो प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन की बात करें तो जीव जंतु प्राकृतिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा पेड़ पौधे पृथ्वी में उपस्थित खनिज, लवणों एवं खाद पर निर्भर करते हैं। अब जो भोजन की बात करें यहाँ पे अंतर में भी, तो जीव अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग करते हैं, जबकि पौधे अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, जीवों का उपयोग नहीं करते। क्योंकि आपको पता है कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जिसके कारण वो किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। वो अपना भोजन, जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात करते हैं जल की आवश्यकता की, तो जंतुओं और पौधों को जल की आवश्यकता होती है, और यहाँ लेकिन पौधों और जंतुओं में, दोनों में समान रूप से जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये दोनों में क्या है, समानता प्रकट करता है। और स्थान की बात करें तो पौधे क्या करते हैं, एक ही स्थान पर रहकर बड़े होते हैं, जबकि जीव जंतु जो है गति की अवस्था में चलकर बड़े होते हैं। तो ये है उनके बीच में क्या है, ये थोड़ा अंतर है। रोगों की बात करें तो जंतु और पौधों दोनों को ही क्या लगते हैं, रोग लगते हैं, और रोग के अधिक फैलने से दोनों का ही जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन का प्रभाव अगर हम देखें तो पौधों पर ऋतु परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जबकि जंतुओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि पौधों में जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है तो आपको पता है कि पतझड़ वगैरह आते हैं तो उनकी पत्तियां गिरती हैं, बसंत आते हैं तो उनकी नई पत्तियां निकलती हैं, लेकिन मनुष्यों में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये उनके बीच में अंतर को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे मानव के लिए आवश्यक के बारे में। तो जो मानव के लिए आवश्यक है, जीव जंतु दोनों ही मनुष्य के लिए क्या है, आवश्यक है। तो जीव जंतुओं में खाद्य पदार्थ व चमड़ा आदि जंतुओं की क्या होती है, आदि जो वस्तुएं होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं जीव जंतुओं से ही, और पेड़ पौधों से इमारतें और लकड़ियां, औषधियां आदि खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये अंतर और समानता जो है हमने समझ लिया, ये पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं, और इसका PDF आपको मेरे चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लास्टिक की बात करें यहाँ पर हम, तो वर्तमान समय में व्यक्ति प्लास्टिक से बनी हुई कई प्रकार की वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है, जैसे कुर्सी, टेबल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की ज़्यादातर बनी होती हैं, और प्लास्टिक से बनी बैग, पॉलीथीन, थैलियों का आज सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। प्रत्येक खाद्य सामग्री या अन्य सामग्री तथा किसी भी वस्तु के भंडारण, संरक्षण आदि में पॉलीथीन का ही सर्वाधिक उपयोग होता है। तो पॉलीथीन के निर्माण की यहाँ पर कुछ एक क्रियाविधि बताई गई है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं कि पॉलीथीन बनता कैसे है। तो पॉलीथीन का रासायनिक संगठन अगर हम देखें तो प्लास्टिक पदार्थ कार्बन यौगिक होते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन के परमाणु का एक विशेष गुण क्या होता है, श्रृंखलीकरण। मतलब जो कार्बन के परमाणु होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है उसके जो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण कार्बन जो है वो क्या करता है, अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे फैला देता है, और इसके साथ क्या करते हैं, जो भी हमारे दूसरे एलिमेंट होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। यही क्या होता है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो एक चेन बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन, तो ये क्या बनती जाती है, एक चेन यहाँ पर बनती चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पर दूसरा कार्बन भी इससे जुड़ सकता है, और ऐसे ही करके ये कार्बन में क्या होते हैं, श्रृंखलन के गुण होते हैं। तो इसी का उपयोग करते हैं, और इसी गुण के कारण कभी कभी क्या करते हैं, सरल सूत्रों वाले यौगिकों को उचित ताप, दाब और उत्प्रेरक के प्रभाव से हम यहाँ पर सुगठित करके एक दीर्घ अणु का निर्माण करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि बहुलीकरण क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, उचित ताप, दाब और उत्प्रेरक का प्रयोग करके जब वहाँ पर क्या करते हैं कि कार्बन के अणुओं का श्रृंखलन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, और ऐसे अणुओं को हम बहुलक कहते हैं। तो पॉलीथीन क्या होता है, यह एथिलीन का एक उच्च बहुलक होता है। तो एथिलीन का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। जैसे यहाँ
पर आप देख रहे हो उदाहरण में कि एथीन गैस के बहुलकीकरण से ही क्या बना है, पॉलीथीन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एथीन गैस मीन्स यहाँ पर जो है एथिलीन जो है ये यूज़ की गई है, इसको C2H2 बोलते हैं। फिर इसका यूज़ करके पॉलीथीन बना। यहाँ N का मतलब होता है कि श्रृंखलन, यानी ये संख्या क्या है, बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि प्लास्टिक कभी भी क्या होती है, ख़त्म नहीं होती है। वह उसमें क्या होता है, जब भी आप उसको जलाएंगे तो वो क्या होती है, गल जाएगी, पर वो ख़त्म नहीं होगी। वो ज़मीन में उसी में ही रह जाती है, पर वो कभी भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकती है। इसीलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पर कुछ उपयोग भी बताए गए प्लास्टिक के, कि प्लास्टिक से प्रदत्त जो भी चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन का वस्तुओं के आवागमन और भंडारण में उसका प्रतिदिन प्रयोग हो रहा है, जो कि एथीन गैस के बहुलकीकरण द्वारा बनाया गया है। यह पारदर्शी होने के कारण शीशे की भांति भी प्रयोग में लाया जाता है और इससे बिजली या टेलीफोन के उपकरण भी बनाए जाते हैं, परंतु इनका रंग काला होने के कारण इनका उपयोग सीमित ही होता है और विभिन्न रूपों में इसे ढालना भी सरल होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा महत्वपूर्ण बैकेलाइट है, इसे फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक थर्मोप्लास्ट होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, इसका उपयोग जो करते हैं वो क्या होता है हमारा, मतलब दोबारा उसका रीयूज़ कर सकते हैं, पर थर्मोप्लास्ट जो होता है उसका दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकता है। तो ये कुछ प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। अब हम यहाँ पर और चीज़ें देख लेते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है, तो यह क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, क्योंकि खाने वाला सोडा जो है वो एक क्षार होता है। उसको जब कार्बन के डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हमारा उपयोग किया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में। तो अभी इस देखेंगे आप इसका उपयोग कि कहाँ कहाँ होगा। तो यह क्या होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है सोडियम, जो खाने का सोडा होता है यह सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर यह क्या होता है कि जल में अल्प मात्रा में ही घुलता है और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। गर्म करने पर यह विच्छेदित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। जैसे अगर आपने देखा कि इस रिएक्शन को आप उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस से इसमें आ जाएगा और फिर यहाँ से आपको दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से Na2NaHCO3 मीन्स यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम खाने का सोडा बोलते हैं। इसको जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और इसका अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अम्ल से कैसे क्रिया कराई गई है। यहाँ पे NaCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट का HCl के साथ, HCl क्या है, एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी एक अम्ल होता है। इसकी जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे NaCl मीन्स यहाँ पर एक हमें लवण प्राप्त होता है, जो कि एक खाने वाला नमक है, इसका यह सूत्र होता है और प्लस वाटर और CO2 यहाँ से निकलता है। इसी के साथ ही एक दूसरा भी यहाँ पर अम्ल बना है, यह आपका H2SO4 भी एक अम्ल होता है। इसकी क्रिया भी जब हमने कराई सोडियम अम्ल के साथ, जब हमने क्या किया, इस सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराई तो यहाँ से भी हमको क्या मिला, वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और प्लस लवण मिला हमको। तो इस प्रकार हमने जो है सोडियम सल्फेट प्राप्त किया। व्यावहारिक जीवन में भी इसके कुछ उपयोग हैं, जैसे हमारे जो आमाशय होते हैं, आमाशय की अम्लता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और आग बुझाने के यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग सोडा वगैरह या दवाओं में भी आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपको अगर गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम जो है अपने मतलब उस एसिडिटी को कम करने के लिए ऊपर से इनो को खाते हैं, इनो को पीते हैं। तो जो इनो है वो उसमें क्या होता है, या बेकिंग सोडा ही होता है और कच्चे दूध में मिलाने पर दूध को क्या कर देता है, फाड़ देता है, जिसका उपयोग हम जो है पनीर बनाने में कर सकते हैं और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका प्रयोग करने के बाद जो है ये खाने का सोडा जो है वो कई जगहों पर उपयोग में लाया जाता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिसमें हमने जो है आज मतलब कि सजीव वस्तुओं के बारे में भी चीज़ें समझा और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में भी समझा और सजीवों और निर्जीवों के अंतर के बारे में भी समझा। तो आपको जो है आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुकूलन। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट मैं टॉपिक लेके आने वाली हूँ, अनुकूलन से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में बन चुका है, तो आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।